हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 1 सुगमम संस्कृतम पाठ का अभ्यास कार्य आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। इस पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको पाठ का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो गया होगा। बच्चों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। हर प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है कि कहाँ हमें किस तरह की विभक्ति का और कैसे प्रयोग करना है। फर्स्ट आपका है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ये आपका उदाहरण दिया हुआ है कि परीक्षायाम कस्याः अंकः न शोभनः, परीक्षा में किसके अंक अच्छे नहीं हैं। प्रीतेः भाषायाः सुनीतायाः, तो इसमें आपका पाठ में अर्थ दिया था सुनीता की, कि सुनीता के संस्कृत भाषा में अच्छे नंबर नहीं थे। फिर आपका है कस्याम परीक्षायाम तस्याः अंकः न शोभनः, किस परीक्षा में उसके अंक अच्छे नहीं हैं। गणित परीक्षायाम, विज्ञान परीक्षायाम या संस्कृत परीक्षायाम। तो संस्कृत की परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं थे, तो हमारा सही उत्तर होगा संस्कृत परीक्षायाम। ख संस्कृत भाषा कस्यै न रोचते, संस्कृत भाषा किसे अच्छी नहीं लगती है। प्रीत्यै सुनीतायै अध्यापिकायै, कि प्रीति के लिए, सुनीता के लिए या अध्यापिका के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रुच धातु जो है इससे ये आपका रोचते बना है, और रुच धातु के उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब सुनीता के संस्कृत परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है तो स्वाभाविक ही है, तो उसकी रुचि भी संस्कृत में नहीं है। तो संस्कृत भाषा किसे अच्छी नहीं लगती है? सुनीता को अच्छी नहीं लगती है। थर्ड, कौशलम कथम भवति, कौशलम का मतलब होता है निपुणता, पारंगता कैसे होती है। वाचनेन, लेखनेन, अभ्यासेन, वाचन से, लेखन से या अभ्यासन से। आपका सही उत्तर होगा अभ्यास से, क्योंकि किसी भी चीज की हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, हम उस चीज में उतना ही अधिक निपुण होते चले जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे पूछा था निपुणता कैसे होती है? अभ्यास के द्वारा या अभ्यास से। कस्य पुनरावृत्ति ही आवश्यकी, किसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है। पुनरावृत्ति का मतलब कहते हैं जैसे रिवीजन, तो पुनरावृत्ति किसकी आवश्यक है? शब्द रूप की, संस्कृत की या पाठ की। पाठ की पुनरावृत्ति, कि जो पाठ हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें उस पाठ को बार बार पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें वह पाठ भली भांति स्पष्ट हो जाता है। प्रीति ही कस्याः सहायं करिष्यति, प्रीति किसकी सहायता करेगी। अध्यापिकायाः, कक्षायाः, सखियाः, कि अध्यापिका की, कक्षा की या सखिया। सखिया कहते हैं अपनी सहेलियों की, सखियों की। तो सही आपका उत्तर होगा सखियाः। वस्तुतः संस्कृतम सुगमम इति का वदति, वास्तव में संस्कृत सरल है कौन कहता है। सुनीता, अध्यापिका, प्रीति। प्रीति कहती है कि संस्कृत मुश्किल नहीं अपितु सरल है, क्योंकि उसको संस्कृत में रुचि है, संस्कृत में उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो इसलिए यह वाक्य प्रीति ने कहा है। शब्द रूपाणाम कहा सम्यक बोधव्य है, शब्द रूपों का क्या अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। पाठ, प्रयोग या परिश्रम। प्रयोग, क्योंकि शब्द रूपों का क्या होता है कि विभक्ति के अनुसार हमें उसका प्रयोग करना होता है, तो इसलिए शब्द रूपों का प्रयोग ठीक प्रकार से या भली भांति जानना या समझना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए।
सुनीता किमर्थम खिन्ना, सुनीता किस लिए खिन्ना माने दुखी है। सुनीता खिन्ना यतः संस्कृत परीक्षायां तस्याः अंकः शोभनः न सन्ति, क्योंकि संस्कृत परीक्षा में उसके अंक या नंबर अच्छे नहीं हैं। संस्कृत परीक्षा में उसके अच्छे नंबर नहीं हैं, इसलिए सुनीता दुखी है या खिन्न है। कार्यम कथम सिद्ध्यति, कार्य कैसे सिद्ध्यति माने पूरा होता है। कार्यम परिश्रमेण कालेन च सिद्ध्यति, कार्य परिश्रम से और समय से पूरा होता है। कि यदि हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और समय पर कार्य करते हैं तो वह अवश्य ही पूरा होता है और उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। तो कार्य परिश्रम से और समय से पूरा होता है। सर्वम बोधम कथम गमिष्यति, सब कुछ कैसे समझ आता है, यह समझ में आएगा। सावधानम श्रवणेन पुनः पुनः च वाचनेन सर्वम बोधम गमिष्यति, सावधानी पूर्वक सुनने से, बार बार वाचन करने से सब कुछ समझ आ जाएगा। मतलब कब हमें कभी कोई चीज क्यों नहीं समझ में आती है, क्योंकि हम उसे ध्यान से नहीं सुनते हैं, बार बार उसका वाचन नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रीति सुनीता से कहती है कि सावधानी पूर्वक सुनने से और बार बार वाचन करने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाषायाः लेखनम कथम शुद्धम भवति, भाषा का लेखन कैसे शुद्ध होता है। श्रवणेन भाषणेन वाचनेन च लेखनम शुद्धम भवति, सुनने से, भाषण करने यानी बोलने से और वाचन करने से लेखन शुद्ध होता है। नेक्स्ट है विशेषण विशेष्याणाम परस्पर मेलनम कुरुत, कि विशेषण पदों का विशेष्य पदों से परस्पर मेल करना है। इधर आपके विशेष्य पद हैं और इधर आपके विशेषण पद हैं, इन्हें परस्पर हमें मेल करना है। तो हमारा क्या होता है, पहले विशेषण आता है फिर विशेष्य आता है, क्योंकि विशेष्य की ही विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे प्रश्न भी दिया है विशेषण पदों का, यानी कि इन पदों का इन पदों से मेल करना है। तो कठिना भाषा, कठिन भाषा आपका हो गया। शुद्धम लेखनम, शुद्ध लेख हो गया आपका। सुगमम संस्कृतम, सुगम संस्कृत या सरल संस्कृत आपका हो गया। शोभनः अंका, अच्छे नंबर अंक। फिर आपका खिन्ना सुनीता, दुखी सुनीता। तो इसलिए विशेष्य की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। मंजूषा की सहायता से अनुच्छेद को पूरा कीजिए। ये आपके मंजूषा में शब्द दिए हैं, विषादेन, पाठस्य, सरलम, खिन्ना, अभ्यासेन, संस्कृत परीक्षायाम और सखी। ये आपका एक पैराग्राफ दिया है, इसमें बीच बीच में आपके शब्द जो छूटे हुए हैं उनसे आपको पैराग्राफ पूरा करना है। सुनीता खिन्ना अस्ति, सुनीता दुखी है या उदास है। संस्कृत परीक्षायाम तस्याः अंकः न अति शोभनः, कि संस्कृत परीक्षा में उसके नंबर अच्छे नहीं हैं। प्रीति ही ताम समाश्वास्यति, प्रीति उसको आश्वस्त करती है या आश्वासन देती है। सा सखीम वदति, वह सखी से कहती है। अलम विषादेन, अलम विषादेन का मतलब दुखी मत हो, परेशान मत हो। पाठस्य वाचनम नियमेन कुरु, पाठ का वाचन नियम से करो। अभ्यासेन एव कौशलम भवति, अभ्यास से ही निपुणता होती है। वस्तुतः संस्कृतम सरलम अस्ति, वास्तव में संस्कृत सरल है। नेक्स्ट है मंजूषा से उचित अस्मद युष्मद रूप के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। मतलब अस्मद और युष्मद ये दो शब्द रूप हैं, इनसे हमें वाक्यों को पूरा करना है। इस ओर आपके अस्मद के रूप हैं और इस ओर आपके युष्मद के रूप हैं। तो अब आप देखेंगे का संस्कृतम पठामि, अब आप देखेंगे पठामि उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो इसका मतलब क्या है, अहम शब्द भी आपका
एक वचन का ही प्रयोग होगा कि मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अध्यापिका माम अवदत, अध्यापिका मुझसे बोली, तो माम द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा कि मुझसे या मुझको बोली। परीक्षायां मम अंकः शोभनः, परीक्षा में मेरे अंक अच्छे हैं, तो मेरा षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो गया, क्योंकि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति में रा री रे होता है। प्रीति ही अपि मया सह पठती, प्रीति भी मया सह मेरे साथ पढ़ती है। मया तृतीय विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि सह शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सा मई विश्वसिति, वह मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सा मह्यम कलमम अयच्छत, उसने मुझे कलम दी, देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अब ये आपके युष्मद के रूप हैं। त्वं संस्कृतम पठसी, तुम संस्कृत पढ़ते हो। अब पठसी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसलिए मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम लगेगा, तुम संस्कृत पढ़ते हो। अध्यापिका त्वाम किम अवदत, अध्यापिका ने तुमको क्या कहा, तो तुमको त्वाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। किम परीक्षायाम तव अंकः शोभनः, क्या परीक्षा में तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तो तव तुम्हारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सुनीता त्वया सह पठती, सुनीता तुम्हारे साथ पढ़ती है, तो सह शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का एक वचन। सा त्वयि विश्वसिति, वह तुम पर विश्वास करती है, तो तुम पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सा तुभ्यम उपहारम अयच्छत, उसने तुम्हें उपहार दिया, तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि किसके योग में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन प्रयोग किया जाता है। स्थूल पद के लिए मंजूषा से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। अब आपके ये शब्द ये हैं तस्यै, सा, तया, तस्याः, ताम और तस्याः। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस है सुनीता अष्टम कक्षायाः छात्रा अस्ति, सुनीता 8वीं कक्षा की छात्रा है। अब सुनीता शब्द, क्योंकि इन्होंने कहा है कि स्थूल पद के लिए, ये स्थूल पद आपका है सुनीता, ठीक है। अब सुनीता के लिए सा प्रयोग किया, क्योंकि अगर हम बार बार सुनीता शब्द बोलते हैं तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो उस संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया था कि सुनीता के स्थान पर उन्होंने सा का प्रयोग किया कि सा अप्रसन्ना अस्ति, वह अप्रसन्न है। सुनीता यहाँ, अब ये आप देखिए फिर स्थूल शब्द दिया है। अब हमें सुनीता यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो उसके स्थान पर हमें तस्याः षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही प्रयोग करना है, तो हमारा हो जाएगा तस्याः। अंकः अल्पः सन्ति, उसके अंक कम है, अल्पः माने कम है। प्रीतिः सख्यः सहायं करोति, प्रीति सखियों की सहायता करती है। अब देखिए तस्याः 2 बार लिखा है, क्योंकि सख्यः भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर दोबारा फिर तस्याः ही आएगा। सा सुनीताम वदति, अब सुनीताम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो ताम भी हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही प्रयोग करेंगे। अलम विषादेन, परेशान या दुखी मत हो। सा सुनीता यही आश्वासनम यच्छति, अब सुनीता यही चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो इसके लिए भी हम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन ही प्रयुक्त करेंगे तस्यै। सा सुनीतया तया सह संस्कृतम पठती, अब सुनीतया तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो इसके साथ भी तृतीय विभक्ति का एक वचन तया प्रयोग होगा, क्योंकि सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको स्थूल शब्द देखना है कि किस विभक्ति का कौन सा वचन है, उसी के अनुसार आपको शब्द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है
परस्पर मेल कीजिए। अब किमिति, किमिति का मतलब होता है हमें संधि करके लिखना है किम इति। अब माँ पे जो छोटी ई की मात्रा थी उसे हमने हटा के इति में छोटी ई यहां पर आ गई तो किम इति बन गया। ममापि, मम अपि, अब अ जो है ये आ की मात्रा को बना रहा था तो आ की मात्रा हटाकर मम और अपि बन गया। च, चा ए की मात्रा ऊपर से हटाकर ए बन गया है। सर्वम एतत्, सर्वम एतत्। अहम अपि, अहम प्लस अपि। तो इस तरह से हमने संधि अलग अलग करके इसको लिख दिया। शुद्ध विकल्प को चुनिए। अब ये उदाहरण दिया है, अद्यत्वे सर्वेभ्यः क्रिकेट क्रीड़ा रोचते। आज सभी को क्रिकेट का खेल अच्छा लगता है तो सर्वेभ्यः यहाँ पर भरा था। अब है यष्टि क्रीड़ा कस्मै बालकाय रोचते। यष्टि क्रीड़ा माने होता है हॉकी, किस बच्चे के लिए अच्छी लगती है। अब बालकाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है तो कस्मै शब्द का प्रयोग होगा किसके लिए, क्योंकि हमारा जो सर्वनाम शब्द है वो भी हमारा उसी के अनुसार ही प्रयुक्त होगा। किम तुभ्यम संस्कृतम रोचते, क्या तुम्हें संस्कृत अच्छी लगती है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। अब त्वम तो आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, त्वाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो तुभ्यम आपका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त होगा। बालेभ्यः मिष्टान्नम रोचते, बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। अब बालः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया, बालान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो गया, तो बालेभ्यः चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होगा क्योंकि यहाँ पर भी आपका रोचते है। मह्यम आम्रम रोचते, मुझे आम अच्छा लगता है। तो आप देखिए रोचते, रोचेते, रोचनते। अब यहाँ पर मह्यम मुझे एक के लिए आया है तो इसलिए एक के लिए रोचते होगा। ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया, तो एक के लिए है तो रोचते एक वचन का ही प्रयोग होगा। मह्यम मोदकः न रोचन्ते, मुझे लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। अब मोदकः यहाँ पर बहुवचन है कि लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं, या तो होता लड्डू अच्छा नहीं लगता है तो एक वचन होगा। अब अच्छे नहीं लगते हैं बहुवचन के रूप में आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर रोचनते शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य हमने आपको स्पष्ट किया है और जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हमने आपको बताए कि किसके योग में कौन सी विभक्ति आती है, कैसे हमें वचन का प्रयोग करना है, इन सब बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, समझना है। फिर संस्कृत कभी भी मुश्किल आपको लगेगी नहीं। हर पाठ में आप अच्छी तरह से रुचि के साथ पढ़ेंगे और उसका अभ्यास कार्य भी कर सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।